नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। देहरादून से ब्रेकिंग आ रही है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर सहित 5 जिलों में अलर्ट जारी। देहरादून में देर रात से बारिश का दौर जारी। 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 5 जिलों में अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी। देहरादून से खबर। देहरादून में बारिश के चलते मौसम विभाग की चेतावनी। देर रात से बारिश का दौर जारी। 5 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। 4 दिनों में भारी बारिश का दौर, मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून में देर रात से बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड से खबर। बारिश को लेकर अहम जानकारी। 5 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई, सावधान रहने के लिए कहा गया। तो लगातार जिस तरह से मानसून लौटकर आया है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में चेतावनी के साथ ही साथ अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से आया है। साफ तौर पर कहा गया है कि यहां पर ऐसी बारिश के दौर में कम से कम घरों से बाहर निकल जाए। इसके अलावा लैंडस्लाइड और इन तमाम खतरों को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट लगातार जारी। और इसी खबर पे देहरादून से हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से मौसम विभाग ने 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ ताजा स्थिति है? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट गया है। देहरादून से जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने कई जिलों में लोगों को चेतावनी दी है। भारी बारिश के दौर में घर से बाहर ना निकले। लैंडस्लाइड और इन तमाम खतरों को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में देर रात से बारिश का दौर जारी। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट और अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है? जी अनुकूल, उत्तराखंड के लिए 4 दिनों का ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसमें 5 जिले हैं जिसमें अत्यधिक बरसात देखने को मिल सकती है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, चमोली और एक नैनीताल जिला है। इन 5 जिलों में बरसात देखने को मिल सकती है, भारी बरसात देखने को मिल सकती है। देहरादून की बात की जाए तो देर रात से यहाँ बरसात हो रही है। साथ साथ बिजली कड़कने की भी काफी घटनाएं सामने आई है। बिजली गिरने की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से बागेश्वर है, वहां पर लैंडस्लाइड कहा जा सकता है। कई रास्ते बाधित हो चुके हैं क्योंकि 4 धाम चल रही है। क्योंकि 2-3 हफ्ते की पहले की बात की जाए तो काफी धूप थी और जो 4 धाम थी वो काफी बूस्ट अप हो गई थी, लेकिन फिर से मौसम ने करवट ली है और उसके बाद जो बरसात का मौसम दोबारा शुरू हो दिखाई दे रहा है। क्योंकि देहरादून में जिस तरह के हालात थे, जो नदियां और नाले हैं वो काफी उफान पर आ गए हैं और साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लैंडस्लाइड की जो घटना है वो लगातार बनी हुई है। कई रास्ते बाधित हो गए, जिसके कारण फिलहाल जो लोनवे की जो टीमें हैं वहां पर रास्ते खोलने की कोशिश कर रही है। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को जो संवेदनशील इलाके हैं, भूस्खलन के जो इलाके हैं, वहां से दूर रखा जाए। अगर तेज बारिश हो रही है तो लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो आगे ना बढ़े। फिलहाल जो 18 तारीख तक का, ये सितंबर तक का ये जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो फिलहाल अगर बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में अभी फिलहाल काले बादल छाए हुए हैं। कई जो क्षेत्र है देहरादून के, वहां पर बरसात की सूचना आ रही है। जी तुषार, इसके अलावा जिस तरह से देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में इसके साथ ही साथ 5 अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है, जानकारी यहाँ पर आपने दी। लैंडस्लाइड के अलावा जो तमाम इस मौसम में टूरिस्ट भी आते हैं, उनको क्या कुछ हिदायत दी जा रही है? और साथ ही साथ हाईवेज की यदि हम बात करें तो क्या स्थिति वहां की बनी हुई है? देखिए, राष्ट्रीय मार्ग की बात की जाए तो जगह जगह बोल्डर गिरने की सूचना आ रही है, क्योंकि ऐसे में जब बरसात होती है तो कच्चे पहाड़ उत्तराखंड के हैं, ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी बढ़ जाती है और उसी के तहत लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर तेज बारिश हो
तो कृपया आप वहीं पर रुक जाए, क्योंकि अगर आगे लैंडस्लाइड की घटना होगी तो जनहानि भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को पहले ही सावधान किया जा रहा है कि वो आगे ना बढ़े अगर तेज बारिश हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे नाले होते हैं जो एकदम से बहाव के कारण काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आगे ना बढ़े, क्योंकि टूरिस्ट लगातार, क्योंकि चार धाम यात्रा है और लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं, ऐसे में चार धामों का रुख करते हैं। और जहां पर चार धाम है वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी खराब रहती है। बरसात में वहां पर जो चट्टाने हैं वो लगातार गिरती है। ऐसे में टूरिस्ट से ये कहा जा रहा है कृपया तेज बारिश हो तो कृपया ट्रैवल ना किया जाए। वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों से ये कहा जा रहा है कि कृपया जो नालियों के पास है उन वहां से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हरिद्वार में एक घटना देखी, वहां पर बिजनौर बॉर्डर के पास वहां पर बस बह गई, फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि जो नदियां हैं जो शांत रहती है गर्मियों और सर्दियों में, वो अब उफान पर आ गई है। तो ये 18 तारीख तक का जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को खास सावधान रहने की हिदायत दी गई है। अब देखना होगा कि ये 4 दिनों में कितना नुकसान अगर होता है तो उसके लिए कितनी प्रिपेयर है आपदा प्रबंधन की टीम। जी तुषार, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, उत्तराखंड में पहले ही काफी नुकसान हो चुका है और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने घरों से, अपने जगहों से विस्थापित भी किया गया है। तो ऐसे जो हालात बारिश के लगातार बने हुए हैं, ऐसे में उन तमाम लोगों को जिनको विस्थापित किया गया है उनको राहत देने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जब बरसात अत्यधिक होती है तो लोगों के घर भी इस पर चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि नदियां होती हैं वो काफी उफान में आ जाती है। जो उनके आसपास जो घर बने होते हैं उनको खतरा होता है। ऐसे में जो आपदा प्रबंधन की टीम है, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो या लोकल पुलिस हो, उन्हें वहां से मूव किया जाता है, या तो उन्हें स्कूल जो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र होगा वहां पर रखा जाएगा, या फिर कोई स्कूल कॉलेज में उन्हें रोका जाता है ताकि कुछ दिनों के लिए वो सेफ रह सके। ऐसे में प्रशासन की पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि 4 दिनों के अंदर कोई भी जनहानि ना हो, चाहे वो यात्री की हो या स्थानीय लोगों की हो। तमाम लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए ये सावधानी जानकारी दी जा रही है, कृपया नदियों और नालों के आसपास ना घूमें। साथ साथ टूरिस्टों को भी ये कहा जा रहा है कि ट्रैवल ना करें। ऐसे में उन्हें जो आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं वहां पर स्थापित किया जाता है। वहीं पर अगर आपदा प्रबंधन की टीम की बात की जाए तो लगातार उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उन्हें जो राहत किट होती है जिसमें फूड सप्लाईज होते हैं वो दिए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए एक किट दी जाती है, मेडिकल किट, अगर छोटी सी बात की जाए तो एक छोटी किट दी जाती है ताकि वो छोटी चोटों के लिए भी प्रिपेयर रहे। ऐसे में उन जो स्वास्थ्य की चीजें हैं और साथ साथ जो SDRF की टीमें हैं वो वक्त पे पहुंचे, सबसे पहली प्राथमिकता वही रहेगी। जी बिल्कुल तुषार, यहाँ पर स्वास्थ्य की आपने बात की है, डेंगू को लेकर वैसे ही उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। डेंगू का कहर लगातार जारी है और बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में बीमारियां लगातार बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या हालात है? यदि हालात बिगड़ते हैं तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो डेंगू के लिए काफी अलर्ट है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत जीरो कहा जा सकता है, शून्य ही है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो या फिर उधम सिंह नगर का एरिया हो, इस तरफ जो डेंगू का प्रकोप देखा गया है वो काफी अधिक देखा गया है। करीब 1200 से अधिक डेंगू के केस पूरे उत्तराखंड में मिल चुके हैं और ऐसे में जो देहरादून जिला है उसमें 700 से अधिक जो डेंगू के मरीज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो देहरादून है काफी हॉटस्पॉट बन चुका है। जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार इसे भी मॉनिटरिंग कर रहा है और ये जो जिस तरह से कोरोना की महामारी आई थी उसी की तरह अब डेंगू को भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है। कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं जहां पर 10 से अधिक मरीज पाए जाते हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है और वहां पर नगर निगम द्वारा फॉगिंग की जा रही है और जो लार्वा है उसे नष्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि, और सबसे बड़ी बात अगर इसमें रहेगी कि लोगों को जागरूक खुद ही रहना पड़ेगा। अगर आपको डेंगू से लड़ना है तो आपको ही जागरूक रहना होगा। अगर आपके पास घर पे जहाँ पर
तो बारिश के कारण जो पानी भर जाता है उसे खाली करना होगा, समय समय पर कूलर को जो पानी कूलर के अंदर पानी होता है उसे समय समय पर खाली करना होगा। तो आपको ही इसमें सबसे बड़ी जागरूकता रहनी होगी और उसके लिए लगातार प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोगों को डेंगू से राहत मिल सके। लेकिन जिस तरह से लोगों के मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, करीब 13 से 14 मौतें देहरादून जिले में ही हो गई है और इसके अलावा कहीं फिलहाल अभी दूसरे जिलों में मौत की सूचना नहीं आई है। लेकिन जो देहरादून जिला है उसमें लगातार हर दिन एक से 2 तक आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को और अलर्ट रहना होगा, नगर निगम को फॉगिंग या फिर लार्वा नष्ट करने के लिए लगातार अभियान तेज करना होगा। तो इसको लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट है, लेकिन जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बी प्लान भी लाना होगा। जी जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर जिलों में 4 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी हो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। नगर निगम सीमा अंतर्गत शहर के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा कराई जा रही फॉगिंग एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव कार्य की समीक्षा के संबंध में अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह पटोरिया ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा डेंगू की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन फॉगिंग अभियान एवं डेंगू के लार्वा साइडल दवा के लिए छिड़काव के लिए पूर्व से बने रोस्टर का अवलोकन किया गया है। अपर सचिव शहरी विकास ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फॉगिंग व लार्वानाशक दवाओं के छिड़काव के लिए मशीनों की संख्या में वृद्धि की जाए। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पर विगत वर्षों में डेंगू के प्रकरण की काफी संख्या में केसेस आए थे। उन क्षेत्रों में जहां डेंगू के प्रकरण अधिक पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उन क्षेत्रों का भी चिन्हीकरण करते हुए फॉगिंग एवं सघन लार्वानाशक दवाओं को छिड़काव के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर देहरादून से आ रही है। नगर निगम सीमा अंतर्गत शहर के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा कराई जा रही फॉगिंग व कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की कार्य की समीक्षा के संबंध में अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने नगर निगम में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सघन फॉगिंग अभियान व डेंगू लार्वा साइडल दवा के छिड़काव के लिए पूर्व से बने रोस्टर का अवलोकन किया गया। अपर सचिव शहरी विकास ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए फॉगिंग व लार्वानाशक दवाओं के छिड़काव के लिए मशीनों की संख्या में वृद्धि किए जाने की बात की है। नगर निगम की जो टीम है वो डेंगू को कंट्रोल में करने के लिए पूरी कोशिश से अपना कार्य कर रही है। लार्वी साइडल का छिड़काव हो ताकि लार्वा रिडक्शन हो सके, या स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्तियों के साथ मिलके घर घर में डेंगू पानी के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, लार्वा आइडेंटिफाई करना, यदि पाया जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी कार्रवाई भी चल रही है। फॉगिंग की कार्रवाई भी हम चलवा रहे हैं जागरूकता के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, चाहे पैम्पलेट्स हों चाहे अदरवाइज मैसेजिंग हो, वो सब काम हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे उन्हीं की समीक्षा करने आए कि क्या डेंगू रोकथाम में पूरे क्या कार्य किए जा रहे हैं। और नगर आयुक्त महोदय द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छे उसमें तरीके से अभियान कराया है, काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से कराया जा रहा है। तो हम लोगों ने उसी का थोड़ा सा अपने इनपुट्स भी दिए हैं। आई थिंक कुछ हम लोग चेंजेस लेकर इसमें बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एंडेमिक वार्ड्स पे हम लोग स्पेशल फोकस कर उनको हम लोग फॉगिंग और सोर्स रिडक्शन के माध्यम से रोज़ कवर करना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि डेंगू को हम लोग नियंत्रण में लेकर आएँ। डेंगू जो इस समय फैल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नियंत्रण में लाकर उस पर फॉगिंग के माध्यम से, सोर्स रिडक्शन के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें विज्ञान के नए युग की ओर ले जा रहा है। इस तकनीक के कई फायदे हैं तो अब कुछ जालसाज इसे ऑनलाइन फ्रॉड का साधन भी बना चुके हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें विज्ञान के नए युग की ओर ले जा रहा है। इस तकनीक के कई फायदे हैं, तो अब कुछ जालसाज इसे ऑनलाइन फ्रॉड का साधन बना सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज है। लोग AI चैटबॉक्स और टेक्नोलॉजी से अपने सारे काम करा लेते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ आपकी लाइफ आसान बना रही है, वहीं ये अपने साथ एक मुसीबत भी लेके आई है, डिजिटल फ्रॉड। इसे टेक्नोलॉजी की सहायता से लोगों की जेब काटने का काम किया जा रहा है। अधिकतर भारतीयों ने अपना पैसा फेक कॉल्स के चलते खोया है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति कोई अपना ही सुनाई पड़ता है। इसी साल MCA कंपनी ने सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें 7 देशों के 7,054 लोग शामिल हुए थे। इसमें करीब 1,010 लोग भारतीय थे। इस सर्वे में पाया गया था कि आधे से ज्यादा भारतीय असली और नकली AI कॉल में फर्क नहीं कर पा रही है, और करीब 47% एडल्ट ऐसे थे जो कि AI स्कैम से वाकिफ थे या उनके जान पहचान से कोई इसका शिकार अतीत में हो चुका था। इस सर्वे में ये भी पता लगा था कि करीब 69% भारतीय ऐसे हैं जो फेक AI कॉल और असली कॉल में फर्क नहीं पहचान रही है। साथ ही 66% लोगों ने कहा कि यदि उन्हें इमरजेंसी से जुड़ा मैसेज आता है तो वो इसे रिस्पॉन्स देंगे। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि कई सारे टूल्स हैं जो कि हमारे काम को इजी बना देते हैं, जैसे GPT है या अन्य टूल हैं, उसी तरह से जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं या स्कैमस्टर्स हैं, वो लोग भी इसको यूज़ करके लोगों को ठगने का अटैम्प्ट कर रहे हैं और ठग भी रहे हैं। तो इसी तरह के कुछ मामले सामने आए हैं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन कुछ अन्य प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जहाँ की AI की मदद से आवाज़ को क्लोन करके, अपने आपके फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की आवाज़ को क्लोन करके, इवन वीडियो को क्लोन करके उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, जिसमें कि जो पीड़ित है उसको लगता है कि उसका रिश्तेदार या उसका फ्रेंड जो है वो वास्तव में किसी संकट में है और उसको पैसों की ज़रूरत है, जबकि वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक क्लोन करके बनाई गई वीडियो या ऑडियो होती है। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें हमारी टीम भी अलर्ट है। आगे हम लोग भी R&D इसमें करते रहते हैं कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए, और आगे मामले सामने आएंगे उसमें हम लोग आगे से कर देंगे। वहीं साइबर क्राइम को रोकने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी से लड़ने के लिए उत्तराखंड साइबर सेल भी अपनी तकनीक लगातार अपग्रेड कर रहा है। वहीं जागरूक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कॉमिक्स बनाई जा रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रही है उसी तरह से हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आज मेरे पास आगे 10 साल में जो क्राइम होने वाला है उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी हम लोग भी अपने जो डिफेंस है और जो प्रिवेंशन के लिए करना है उसको डेवलप करेंगे। नई तकनीकी के साथ जहां आपकी जिंदगी आसान हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी पर आप भरोसा कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस टेक्नोलॉजी के गलत उपयोगी से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप भी सावधान रहे और सतर्क रहे। ऐसे फेक कॉल्स को पहले आप वेरीफाई करें, फिर मदद, लापरवाही पड़ेगी भारी। साइबर ठग कर देंगी आपकी तिजोरी खाली। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार इस साल के आखिर में प्रदेश के अंदर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन को करने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देने और निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार देश भर में कई कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत एक कार्यक्रम दिल्ली में भी किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब उनकी टीम ने फैसला किया कि वो उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे, तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों ने उन्हें उत्साह के साथ प्रेरित ना किया हो। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है, और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं। पीस से प्रॉस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रॉस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई
शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, वह है जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा हमारा राज्य। उत्तराखंड में देखिए, काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। सीएम साहब ने इन्वेस्टर्स मीट को लेकर जो सवाल किया, उसको लेकर इंडिया वॉइस ने भी एक सवाल पूछा, जिसका जवाब से हमने क्या दिया आपको सुनाते हैं। सर नमस्कार, तिलक चावला सर, इंडिया वॉइस से। सर तिलक चावला, इंडिया वॉइस। तिलक भाई बोलिए। सर दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही, एक तो जल जंगल और जमीन की बात, एक लंबा इशू जो लंबे अरसे से चलता आया है, जो उत्तराखंड की मांग रही है, ग्रीन बोनस को लेकर एक इशू ये है, और दूसरा आपने लैंड बैंक का जिक्र किया। उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर हमेशा से लैंड बैंक का जिक्र किया जाता है, लेकिन पहाड़ अछूता रह जाता है। क्या उस दिशा में सरकार कोई कदम उठा रही है लैंड बैंक को लेकर, और दूसरा ग्रीन बोनस को लेकर? ग्रीन बोनस को लेकर मैंने जो नीति आयोग की हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, उस बैठक में राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, राज्य के अंदर कितना फुटफॉल होता है, या हमारे राज्य को हम लोग जिस प्रकार से, हमारी जो आबादी है वो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच है, लेकिन हमको पूरे साल भर में उत्तराखंड के अंदर जो व्यवस्था करनी पड़ती है, वो ये मानिए कि कम से कम 7 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप मानिए कि हमारे राज्य के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोग कांवड़ में आते हैं, कम से कम 3 करोड़ के लगभग सारे यात्री हो जाते हैं। 4 धाम यात्री जोड़ दिए जाए, धार्मिक यात्री जोड़ दिए जाए, तो ये संख्या हमारी 8 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है। तो हमने कहा है कि हमको जो है, क्योंकि इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन अभी जो भारत सरकार के नीति आयोग के जो प्रावधान है, उसके तहत हमको राज्य की आबादी के अनुसार जो यहाँ से जो सभी राज्यों के लिए जिस प्रकार के आवंटन की व्यवस्था होती है, वो आवंटन की व्यवस्था होती है। हमारे राज्य की इस प्रकार की भी जो चीजें हैं, जो बाहर से अन्य लोग आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, हमारे 4 धाम यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन सब की जो व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके अनुरूप भी हमारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।